अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स नीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बायोलॉजी को आखिरी 3 महीने में किस तरह से रिवाइज़ करें, इस पे आपको एक लेक्चर बनाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास बचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 बार आपने तकरीबन बायोलॉजी की 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो मुकम्मल कर ली होगी। और जो आपके कॉन्सेप्ट बेसिक होंगे वो सारे के क्लियर हो चुके होंगे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको रिवाइज़ किस तरह करना है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ज़्यादा है। अगर आप एक बार खाली समझ चुके हों और याद किए हों, लेकिन उसको याद रखना और रिवाइज़ करना बार बार ज़रूरी है। तो पहले तो इसके लिए जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे इस 2 साल में। और एग्ज़ाम से पहले अब आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसके ब उसके उसको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से रिवाइज़ करते चलें। और जहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होगी तो आप मुझको पूछ सकते हैं वो टॉपिक। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 3 महीने के लिए आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो अगले 3 महीने में आपको टारगेट ये करना है कि आप कम से कम एनसीईआरटी का 2 से 3 रिवीज़न कर लें। अब ये रिवीज़न किस तरह करें? तो जैसा कि आप देखोगे कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की, उसमें 630 पेज कंबाइन करके होते हैं। और ये 630 पेज को अगर आपको रिवाइज़ करना है तो ऑलमोस्ट आपको 3 महीनों में 1300 पेज पढ़ने होंगे। 1300 पेज पढ़ने का मतलब होता है कि आपके तकरीबन 15 पेज डेली बनते हैं। तो अगर आप 1 घंटे में 5 से 6 पेज पढ़ते हो, तो आपको ढाई से 3 घंटा रोज़ बायोलॉजी को देना होगा। तो आपका एनसीईआरटी के 2 से 3 रिवीज़न अगले 3 महीनों में हो जाएँगे। अब इसमें ध्यान देने की बात ये है कि सब चैप्टर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ चैप्टर ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कुछ चैप्टर थोड़े आसान होते हैं। तो जो आसान चैप्टर हैं उनके आप 1 घंटे में 8 से 10 पेज करेंगे। और जो चैप्टर थोड़े मुश्किल होते हैं उनके 4 से 5 पेज आप 1 घंटे में करोगे। तो इसी हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि जो मुश्किल चैप्टर है उनको ज़्यादा टाइम देना है, जो आसान चैप्टर है उनको थोड़ा कम टाइम देना है। लेकिन पहले आपको एक प्लान बनाना होगा। जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे, एक टारगेट नहीं बनाओगे कि आपको क्या-क्या करना है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं इस लेक्चर के आखिर में आपको एक टेंटेटिव या इंडिकेटिव टाइम टेबल बना के दूँगा। लेकिन आपको सिर्फ़ उसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, बल्कि अपने हिसाब से, क्योंकि जो चैप्टर मुझको मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि आपको आसान लगता हो, तो उसमें थोड़ी-सी फेर-बदल करके आपको अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? अब देखते हैं टेक्निक ऑफ रिवीज़न, यानी रिवीज़न की टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने एनसीईआरटी की अब तक की 2 रीडिंग पूरी कर ली होगी। और अगर नहीं भी की होगी, तो अगर यहाँ तक आपने थोड़ी-सी सुस्ती बरती है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ से जो मैं प्लान बता रहा हूँ, उस पे आप अमल करेंगे तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। तो आपको करना क्या है कि कोई भी चैप्टर आप उठाते हो तो उसको आप जब पढ़ते हो एनसीईआरटी में तो अंडरलाइन करते चलो। और अंडरलाइन करने के साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी नोट्स बनाते चलना है। कीवर्ड्स की नोट्स कैसे बनाने मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और लेकिन जैसे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर एक पेज है, एक पेज में 10 लाइन है, तो 10 लाइन की आपको नोट्स कितनी देर में होनी चाहिए? 10 लाइन की नोट्स आपकी बननी चाहिए 1 से 2 लाइन में। ये होती है नोट बनाने की टेक्नीक। यानी आप एकदम उसको कॉपी ना करते जाएँ कि जितनी लाइन लिखी है उसी को उतनी लाइन उतार दिए, तो ये नोट्स नहीं होती है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि 600 पेज की किताब है तो उसकी 300 पेज की नोट्स बनाते हैं। तो कोई मतलब नहीं आया। आपने इतना टाइम लगाया और 600 पेज को 300 पेज ही में किया। आपको करना ये है कि 600 पेज हैं तो 100 से 120 पेज में आपकी नोट्स पूरी मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसकी टेक्निक ये होती है कि सिर्फ़ कीवर्ड्स लिखे जाते हैं। जब आप नोट बनाते हो तो पूरे के पूरे जुमले नहीं उतारे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि इंसान एक हैवान है, तो आपको नोट्स में क्या लिखना होता है? इंसान इज़ इक्वल टू हैवान। ठीक है? अब उसको इंसान एक हैवान है पूरा नहीं लिखोगे, इंसान इज़ इक्वल टू हैवान लिख दिया। अब आपको जब रिवाइज़ करोगे तो आप उसको समझ जाओगे कि इंसान हैवान है, ठीक है? तो आपको नोट्स बनाने के लिए लूज़ शीट लेनी होती है, वो ताकि लूज़ शीट कॉपी में नोट्स बनाने में होता ये है कि अगर आपको कहीं पर कुछ एडिशन या डिलीट करना होता है तो परेशानी होती है। तो लूज़ शीट पे आप नोट्स बनाते हो, तो A4 साइज़ की जो शीट आती है, तो उसको आप एक तो अलग-अलग करके पढ़ सकते हो। और दूसरे कि उसमें आपको ऐड और डिलीट करना कुछ होता है, कुछ हटाना होता है या कुछ नया चीज़ ऐड करना होता है तो आसानी से हो जाती है। पूरी की पूरी कॉपी ख़राब नहीं होती है।
तो अब देखोगे तो कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है तो उसमें कंबाइन करके टोटल 38 चैप्टर्स हैं। 11th में 22 और 12th में 16 चैप्टर। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 38 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को कम से कम 1 से 2 या 3 पेज में हर चैप्टर की नोट्स आपकी मुकम्मल हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि 50, 60, 70, 80 या 100 पेज में आपकी हर एक ज़रूरी नहीं कि इतने ही पेज में हो, लेकिन आपको जो टारगेट होना चाहिए कि 630 पेज जैसे आपका है एनसीईआरटी का, तो मैक्सिमम आपके 100 से 110 पेज में आपकी नोट्स होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं नोट बनाने में, उनको आप देखोगे ना तो ये 600 पेज की जो एनसीईआरटी है वो 50 पेज में उसको पूरा वो लोग नोट्स बना लेते हैं। ये टेक्निक होती है नोट्स बनाने की। इस पे भी मैं इंशाल्लाह कभी एक लेक्चर बनाऊंगा कि किस तरह से इफेक्टिव नोट्स बनाएं जिससे एकदम शॉर्ट कर दें आप। एक जो पूरा चैप्टर होता है वो एक पेज पे ही आना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज़ करने बैठो तो एक नज़र में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए। ये फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, ये बहुत काम आती है। फ़ोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो चूँकि अलग-अलग पेज पे रहता है तो आपको कन्फ्यूज़न होता है। जब आप उसमें लिखने बैठते हो तो आपको याद नहीं रहता है कि ये चीज़ मैंने किस जगह पे पढ़ी थी। लेकिन जब एक पेज पे रहता है तो आपको याद होता है कि हाँ, मैंने ऊपर के हिस्से में ये लिखा था, साइड के हिस्से में ये लिखा था। एक बार में वो पेज आपके नज़र से पूरा घूम जाता है। तो इफ़ेक्टिव नोट्स तो वही होते हैं कि जिसमें एक चैप्टर पूरा जो होता है एक ही पेज पर आ जाए। लेकिन ये टेक्निक थोड़ी-सी मुश्किल है। अगर आप लोग पहले से नोट्स मेकिंग पे ध्यान नहीं दिए होगे तो ये थोड़ा-सा मुश्किल पड़ेगा। तो भी आपको करना ही है कि मैक्सिमम 100 से 110 पेज में आपकी नोट्स पूरी हो जानी चाहिए। 630 पेज की जो एनसीईआरटी है, 100 से 110 पेज में आपकी पूरी नोट्स मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब आपके पास 100-110 पेज रहेंगे तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी इसको रिवाइज़ करने बैठोगे तो ये आपका रिवाइज़ हो जाएगा। एक दिन में 50 पेज और एक दिन में 50 पेज करके आप 2 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि जो आखिर में आप रिवाइज़ करोगे वही एग्ज़ाम में याद रहेगा। जो अभी आप पढ़ोगे तो 3 महीने बाद वो भूलना ही भूलना है, ठीक है? अब ये बताता हूँ मैं कि आपको A4 साइज़ जो पेज है आपका, उस पे क्या-क्या लिखना रहता है। उस पे आप लिखोगे कीवर्ड्स, उस पे आप लिखोगे फैक्ट्स या डेटा, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद करना होता है। और उस पे आप लिखोगे वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, वो चीज़ें लिखोगे। आप समरी बना के पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है? ये सब चीज़ लिखना है। अब मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि किस तरह से नोट मेकिंग करना है। तो ये देखिए, ये है एक एनसीईआरटी का चैप्टर है 11th की लोकोमोशन के ताल्लुक से। तो इसमें एक मैंने पैराग्राफ लिया है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ये पैराग्राफ है, ठीक है? अब इसमें देख रहे होंगे कितनी लाइनें, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ कि अवर वर्टिब्रल कॉलम इज़ फाउंड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे एंड इज डोर्सली प्लेस्ड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल hollow portion, neural canal, through which the spinal cord passes. First vertebra is the atlas and it articulates with the occipital condyles. The vertebral column is differentiated into cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 fused, and coccygeal 1 fused regions, starting from the skull. The number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals, including human beings. The vertebral column protects the spinal cord, supports the head, and serves as the point of attachment for the ribs and musculature of the back. Sternum is the flat bone on the ventral midline of the thorax. अब ये चीज़ आप बार बार पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और ना कुछ याद भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया देखिए। पहला पॉइंट क्या है, वी सी इज इक्वल टू 26 वी बी। वी सी मीन्स अब आप जब पढ़ोगे अगली बार तो वी सी से आप समझ जाओगे कि वर्टिब्रल कॉलम। आपको ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी वी सी पढ़ोगे तो आपको ये याद आ जाएगा। वी बी यानी वर्टिब्री। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, वी सी इज इक्वल टू 26 वी बी, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो 26 वर्टिब्रा से बना होता है। अब कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है। एन सी फॉर सी यानी न्यूरल कैनाल होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। जहाँ ये मैंने आप लिखा है ना यहाँ पे कि ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो इस जुमले को हमने क्या किया कि एन सी फॉर एस सी यानी न्यूरल कैनाल होती है, किस लिए होती है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए होती है। कैनाल जाहिर सी बात है कि एक नाली को कहते हैं। तो अब ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी कि न्यूरल कैनाल कहाँ होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम में होती है, ठीक है? और कहाँ रहेगी। और फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सा होता है, एटलस होता है। कहाँ से आर्टिकुलेट करता है, ऑक्सीपिटल कंडाइल से आर्टिकुलेट करता है। तो देखिए 3 लाइन को मैंने किस तरह से एक लाइन में समूह दिया। फिर यहाँ पे वर्टिब्रा के नंबर लिखे हैं, C7, T12, सर्वाइकल 7, T यानी थोरेसिक, L यानी लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सीजियल
और ब्रैकेट में FF लिखा है, यानी फ्यूज्ड होते हैं। ये एक होते हैं लेकिन ये फ्यूज़ होके एक बने होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C7 जो होते हैं ये सब मैमल्स में C7 ही होते हैं, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा हर मैमल में ऑलमोस्ट 7 होते हैं। तो पूरा जुमला लिखने की जगह C7 ऑल मैमल्स। और फिर उसके बाद VC के फंक्शन से 3 फंक्शन थे, प्रोटेक्ट, सपोर्ट और अटैचमेंट। प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे आप देखो कि द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। और सपोर्ट करता है किसको, हेड को सपोर्ट करता है। और अटैचमेंट किसको देता है, रिब और मसल्स को अटैचमेंट देता है। तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद है कि जब आप खाली प्रोटेक्ट पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा किसको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट किसको करता है और अटैचमेंट किसका होता है, ये आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो अब आप इसको एक नज़र में देख सकते हो, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक बड़े पैराग्राफ को हमने कितने छोटे हिस्से में कन्वर्ट कर दिया है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, यही आपको याद रखना है। तो अब आपको जब अगली बार इसको रिवाइज़ करने जाओगे तो ये आपका 1 मिनट में ये पूरा पैराग्राफ एकदम आसानी से रिवाइज़, 1 मिनट से भी कम में आपका ये पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। और ये चीज़ याद रहेगी। आप ये पैराग्राफ 10 बार भी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ भूल रहा है और हो सकता है कि भूल जाओ भी। लेकिन जो इस तरह से पॉइंट वाइज है तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं, वो सातों पॉइंट आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, क्योंकि आप उसको 3-4 बार पढ़ लोगे तो वो 7 पॉइंट आपको वो बगैर देखे भी पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये 7 चीज़ मैंने लिखी थी। ठीक है, तो ये है टेक्निक नोट्स बनाने की, किस तरह से कम हिस्से में उसको कन्वर्ट करना, यही होता है नोट्स बनाना। तो अब आते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया एक नोट्स का सैंपल बना के। अगर आपको कहीं भी नोट्स बनाने में तकलीफ आएगी किसी पैराग्राफ में कि बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद आता है कि सेकंड रिवीजन करना है आपको। सेकंड रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने जो 600 पेज की एनसीईआरटी थी, 630 पेज की, उसको आपने 80, 90, 100 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहली बार में जो आपको अगर 100 घंटे लगे थे तो दूसरी बार में 10 से 20 घंटे ही लगेंगे। ये है फ़ायदा आपको नोट्स बनाने का, शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो इससे आप एक एस्टीमेट बना सकते हो अपने प्लान का। और जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे तो इसका क्या फ़ायदा है कि जी मैं यहाँ पे बताता हूँ जी, कि जैसे ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब जब आप इसको रिवाइज़ करने बैठोगे, अब यहाँ पे लिखा है कि NC फॉर SC। हो सकता है कि आप जब रिवाइज़ करने बैठो तो ये पॉइंट आपको याद नहीं है कि NC फॉर SC का मतलब क्या होता है। आप दोबारा बुक खोलोगे, देखोगे कि इसका क्या मतलब था। वहाँ पे क्या आप देखोगे कि लिखा है कि न्यूरल कैनॉन जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अब जब आप एक बार भूलोगे और भूल के जब दोबारा उसको देखने जाओगे, अब ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने उसको एक्टिवली सर्च किया। जब एक्टिवली सर्च किया तो दिमाग में अब बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है, NC का मतलब न्यूरल कैनाल था। तो इस तरह से आपको, क्योंकि जब आप इसको कहानी की तरह पढ़ते जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो याद कर लिया कि न्यूरल कैनाल है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। लेकिन अब आप उसको एक्चुअली याद कर रहे हो, NC अब आया, अब आप भूल गए। फिर आपको याद आएगा कि अच्छा जब आप जब दोबारा देख लिए तो उसको आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ये फ़ायदा है इस तरह की शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है, अब हाँ, अब एक टेक्निक ये है कि नोट्स आप जब बना रहे हो तो अलग अलग कलर की पेन यूज़ करना है। एक पैराग्राफ आप ब्लू पेन से लिखोगे, एक पैराग्राफ की नोट्स बनाओगे उसके नीचे तो लाल पेन से लिखोगे। अलग अलग पेन यूज़ करने से कलर होता है, ये होता है कि आपको दिमाग में जो फोटोग्राफिक मेमोरी में कह रहा हूँ वो दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ब्लू पेन से आपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में लिखा था। अब लाल पेन से आप लिखोगे किसके बारे में, रिब्स के बारे में लिखोगे। तो वो चीज़ आपको हट के आती है, दिमाग में बैठती है कि हाँ मैंने लाल पेन से ये लिखा था, 7 पॉइंट लिखे थे, ब्लू पेन से 6 पॉइंट लिखे थे, उसमें क्या क्या पॉइंट था, वो दिमाग में आपके बैठ जाता है। साथ ही नोट्स आपको सिर्फ वर्ड्स पे नहीं बनाना है, फ्लो चार्ट में, डायग्राम, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो, ये सब आपके दिमाग में मेमोरी बैठाने में मददगार होती हैं। सिर्फ वर्ड्स लिखे रहोगे तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अब मैं जैसे कि आपसे कहा था कि एक सैम्पल टाइम टेबल बना के देता हूँ कि किस तरह से आपको अगले 3 महीने में पढ़ाई करनी है। तो ये मैं आपको PDF में बना के भेज दूँगा, यहाँ पे खाली आप एक बार देख लीजिए कि 2-3 चीज़ें मैं बना देता हूँ। जैसे कि लिविंग वर्ड है, इसमें 12 पेज है, पहला चैप्टर है 11th NCERT का द लिविंग वर्ड, इसमें 12 पेज हैं। ये थोड़ा आसान चैप्टर है, 1 घंटे में आप 6 पेज आराम से उसकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो 2 घंटे लगेंगे आपको 12 पेज करने में, 1 दिन का काम है। ये आप 4 मार्च को करो, यानी आज के दिन करो। ये आज से मैं टाइम टेबल आपका बना रहा हूँ। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें भी 12 पेज हैं, ये भी 2 घंटे में हो जाएगा, 1 दिन का काम है। 2 घंटा आप रोज़, 2 से 3 घंटा आपको बायोलॉजी को रोज़ देना है। ये 5 मार्च को हो जाएगा। अब इसके बाद आप जैसे देखोगे कि जैसे कुछ मुश्किल चैप्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पे है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके 20 पेज हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो आप इसको 6 पेज नहीं कर पाओगे, 5 ही पेज कर पाओगे, तो इसको 4 घंटे लगेंगे, इसको 2 दिन दे देना है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और मुश्किल चैप्टर हैं, जैसे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न है, इसमें 9 ही पेज हैं, लेकिन ये 9 पेज करने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे कैसे भी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है।
तो 3 घंटा लेकिन एक दिन में हो जाएगा, फिर भी आप एक दिन में 3 घंटा इसको दे दो। तो इसी तरह से जो है कुछ चैप्टर मुश्किल है, कुछ चैप्टर आसान है, वो उस हिसाब से आपको अपना अपने हिसाब से बनाना है टाइम टेबल। यहाँ पे भी देखोगे 12th की एनसीईआरटी में, अब यहाँ पर जैसे है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी 7 पेज है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, तो 2 घंटे यानी एक दिन में ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका आता है कि दूसरा कुछ देख लेते हैं कि एक ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसमें 20 पेज हैं, 5 घंटे में हो जाना चाहिए, 2 दिन लगेगा। तो इसी तरह से अलग अलग चैप्टर को कितना टाइम लग सकता है आप अपने हिसाब से बना लें, या मेरा टाइम टेबल लेके उसके बेस पे अपना बना लें। और जब आप एक चैप्टर को रिवीजन कर लेते हो, एक चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो उस चैप्टर पे आपको चैप्टर वाइज उस चैप्टर के टेस्ट सॉल्व करना होता है, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि आपने वाकई में कुछ समझा है, या आप सिर्फ कहानी की तरह पढ़ के, ऐसा तो नहीं कि उस वक्त लगा जब पढ़ते हो तो लगता है कि हाँ याद है, लेकिन जब टेस्ट देने बैठोगे तो हकीकतन समझ में आती है कि कितनी चीज़ याद है और कितनी चीज़ याद नहीं है। तो जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करो तो उस पर टेस्ट सॉल्व करो। तो नेट पे बहुत से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो मैं खुद अपना एक सीरीज़ शुरू करूँगा इसके चैप्टर वाइज, कि हर चैप्टर पे एक टेस्ट रहेगा, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। तो हर चैप्टर पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करना है। उसके अलावा पिछले 30 साल के जो नीट और उससे पहले जो पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसके पेपर सॉल्व करने हैं, फुल लेंथ होते हैं, ये सब चैप्टर मिला के होते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम का अंदाज़ा लगता है। और ये जो आपको सॉल्व करना है, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट हो या 30 साल के जो नीट के टेस्ट हों, वो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में सॉल्व करना है। इस तरह से नहीं कि आप सॉल्व करने बैठे फिर सोचिए कि अच्छा इसका जवाब तो मेरे को थोड़ा-थोड़ा याद है, एक बार देख लेता हूँ, वैसा नहीं। आपको बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए, खुद के लिए है। चीटिंग करके आपको क्या मिलेगा? तो आपको बिल्कुल 30, अगर आपके पास 90 क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में कितना देर रहती है? 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, जो भी टाइम मिलता है उतनी ही देर देना है इसको। बिल्कुल एक जगह किनारे होके बैठना है जहाँ पे आपको 1.5 घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, और उस 1.5 घंटे में ये 90 क्वेश्चन करना है, कहीं पर देखना नहीं है जवाब। और फिर पूरा करने के बाद उसके जवाब से टैली करना है कि कितना सही आ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कहाँ-कहाँ कमी है। तो इस तरह से अगले 2 महीने में आप शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे और एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो जब 2 महीने के बाद ये हो जाएगा तो आप मैक्सिमम 110-120 पेज की नोट्स बन जाएगी। तो अब मई का जो महीना रहेगा उसमें आपको सिर्फ़ इसको रिवाइज़ करना है। अब 130 से 120 पेज की जो जो नोट्स है, तो 250, अगर 2 बार रिवीजन करना है तो आपको मई के महीने में 250 पेज पढ़ने होंगे। 250 पेज, 260 पेज 30 दिन में करना है, तो रोज़ आपके 8 से 9 पेज करने होंगे। और ये 8 से 9 पेज आपको 2 घंटे में डेली दे के एकदम आराम से कर सकते हो। तो आखिरी महीने में आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। रोज़ बायोलॉजी को सिर्फ 2 घंटा देना रहेगा। 2 घंटे में 1 घंटे में 4 से 5 पेज करना है। और चूँकि ये नोट्स आपने अपने हाथ से बनाई है, आपकी खुद की वर्डिंग है, तो ये बहुत जल्दी रिवाइज़ होगी। आपको जो मैं 2 घंटे में 8-9 पेज कह रहा हूँ ना, ये 8-9 पेज आप 1 ही घंटे में कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आखिरी महीने में आप इतना रिलैक्स रहोगे कि रोज़ का आपका जो कोटा रहेगा 8-9 पेज का, वो 1 घंटे में कर लोगे, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा चैप्टर और टेस्ट और ये सब आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट, ये उतना ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी बात ये कि सिर्फ टेस्ट सॉल्व नहीं करना है, टेस्ट का भी जो रिवीजन वो है उसका भी रिवीजन करना है। जब आप एक टेस्ट करोगे तो जो जो गलत आंसर दिया है आपने, उसको मार्क कर लो। और जब अगली बार बैठो तो जो जो गलत आंसर थे आपके, उसको देखोगे उसका सही आंसर क्या है। तो उससे भी आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर बैठते जाएंगे और आपकी स्टडी और अच्छी होते जाएगी। तो क्या करना है, अगर आपने एक कोई चैप्टर था उसके 20 सवाल थे, 20 सवाल आपने हल किए, उसमें से आपके 15 सही आए और 5 गलत आए, तो जो 5 गलत आए हैं उस पे मार्क कर लेना है जब आप सॉल्व कर रहे हो। फिर क्या करना है कि 3-4 दिन बाद वो टेस्ट फिर उठाना है, और जो 5 गलत सवाल आपने किए थे उसके सही जवाब वो फिर से देखना है। अब जब आप इसको 5 सवाल जो गलत किए थे उसके सही जवाब देखोगे, तो वो पाँचों जवाब आपको सही जवाब कहते हैं, वो याद रहेगा, क्योंकि अब आपने उसको एक्टिवली देखा है कि अच्छा यहाँ मेरे से गलती हुई थी, इसका सही जवाब ये है। तो अब वो चीज़ आप नहीं भूलोगे। ठीक है? तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ करना है और जो टेस्ट दे रहे हो वो भी रिवाइज़ करना है। तो इस तरह से आपका 2 रिवीजन पूरा हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगी। अब आता है एग्ज़ाम से पहले के 2 दिन। इन 2 दिन में मैं, जैसे मैंने कि आपको बताया कि 50 से 60 पेज रोज़ करने हैं। एक दिन में 50-60 पेज, अगले दिन 50-60 पेज। तो आपके 2 दिन के अंदर बायोलॉजी का एक पूरा रिवीजन और हो जाएगा। और ये जो तीसरा रिवीजन जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले किया है, यही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आप आखिरी के 2 दिन में बायोलॉजी को 5-5 घंटा भी देते हो और 1 घंटे में 10-10 पेज करते जाओगे, तो आपका आसानी से 50 पेज एक दिन में हो जाएगा। क्योंकि अब आपको क्या करना है कि जब आप पहला और दूसरा रिवीजन कर रहे हो, अपनी जो A4 साइज़ पे आपने नोट्स बनाई है, तो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है या कुछ भी किसी भी हिसाब से,
या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को याद नहीं रहती है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको अंडरलाइन कर लो। कोई फैक्ट है, कोई नाम दिया है जो आपको याद नहीं होता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं इसको फिर से पढ़ूँगा, ताकि आखिर में याद रह जाए। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आप पढ़ोगे तो पूरे A4 शीट आपको पूरे नहीं पढ़ना है। जो सिर्फ़ आपने अंडरलाइन किया था दूसरी और पहली और दूसरे रिवीज़न में, सिर्फ़ वही पढ़ना है। अगर वो हो जाए जल्दी से, तो आपको फिर पूरे A4 शीट्स बाकी पढ़ना रहेगा। लेकिन पहले आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अपने हिसाब से बनाए थे, वो पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी एक रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है? तो ये था, मैंने एक प्लान बनाया है, और जो ये प्लान मैं आपको PDF डाल दूँगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको याद रखना है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मेंटेन काम एंड रॉक ऑन, और ऑलवेज़ बिलीव दैट यू आर द नेक्स्ट टॉपर। हमेशा ये सोच के चलना है कि अगला टॉपर तो भाई मैं ही होऊँगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी आती है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज़ टेस्ट के बारे में मैं आपको जल्द ही अपना प्लान बताऊँगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।